खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे पीएम मोदी की निगरानी में बन रही मुस्लिम नेताओं की नई टीम की। दूसरी बड़ी खबर होगी न्याय दिलाने में कौन सा राज्य ऊपर है और कौन सा नीचे। तीसरी बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर पर मचे घमासान। तो आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी में जो विश्वास लोगों के हर वर्ग और हर धर्म का जुड़ रहा है उससे जुड़ी यह खबर है। पीएम मोदी ने हर वर्ग और हर धर्म के विकास को अपने शासन से जोड़ने का प्रयास किया और यही वजह है कि अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुस्लिम समाज में भी इस बात के संकेत गए हैं कि वो इस शासन में खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम में शामिल हो। इसी का ताजा नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री के राज में मुस्लिम भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए तो यूपी में मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए पीएम ने खुद कमान संभाली है और अब पीएम की निगरानी में मुस्लिम नेताओं की नई टीम तैयार हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए हैं उन कामों का मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पाया है। भाजपा मुसलमानों के पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने और बौद्धिक वर्ग में पार्टी के खिलाफ बनी धारणा को तोड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है। इस क्रम में पार्टी पुराने चेहरों से इतर मुसलमानों की और उनके नेताओं की नई टीम बना रही है, जिसमें बौद्धिक और पिछड़ा वर्ग से जुड़ी शख्सियतों को तरजीह दी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का वोट हर हाल में हासिल करने की रणनीति बीते साल हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनी थी। वोट की परवाह किए बिना मुस्लिम, खासकर पसमानदा मुसलमानों से संपर्क साधने के पीएम मोदी के आह्वान के बाद इसके रोडमैप को तैयार किया गया है। दरअसल इन सब बदलावों के पीछे का कारण है कि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं का जमीनी आधार न होना। ये सब नेता आम मुस्लिमों की पहुंच से दूर थे, जिस वजह से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार आम मुस्लिमों में नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से बीजेपी मुसलमानों के संदर्भ में सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति कर रही थी, जिसके कारण चुनिंदा चेहरों और संगठन और सरकार में उन्हें अहमियत तो मिली, मगर पार्टी को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। पीएम मोदी ने इस परिपाटी को खत्म करने की कोशिश की और वो करना भी चाहते हैं। यही कारण है कि बीते 9 सालों में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर जैसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में अहमियत घटी। कई चेहरों को राज्यसभा में दोबारा मौका नहीं मिला। पीएम मोदी की रणनीति यह है कि अब युवा, ऊर्जावान मुस्लिमों को बीजेपी में जगह दी जाए ताकि वो पार्टी के साथ साथ जनता तक पहुंच सकें, क्योंकि जनता में जिनकी पैठ होगी नेता वही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझने की कोशिश करती है और जानती है कि जमीनी तौर पर किन नेताओं का जुड़ाव। मुसलमानों की नई टीम बनाने के संकेत बीते साल पर मिले। उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया ताकि मुस्लिम युवाओं में बीजेपी की तरफ उन्हें आकर्षित करने का एक मौका और मिले। बीते साल ही मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम का राज्यसभा कार्यकाल नहीं बढ़ा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं का जमीनी आधार नहीं था। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी कुशल प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जनाधार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ऐसा लगा कि शायद इनका जनाधार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पिछले साल मोदी सरकार ने गुजर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में मनोनीत किया। शहजाद पूनावाला के रूप में एक तेजतर्रार युवा को पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया और प्रोफेसर मंसूर को विधान परिषद के लिए मनोनीत भी किया गया। क्या है रणनीति? भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि मुसलमानों में पैठ न बना पाने की बड़ी वजह बौद्धिक वर्ग में पार्टी जो उनकी विरोधी धारणा है वो एक तरीके से धर कर गई है। बीजेपी इससे पूर्व पसमानदा और लाभार्थी वर्ग तक योजनाबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पाई। इन दोनों की रुकावट को दूर करने के लिए पार्टी को इन्हीं वर्ग के नए और महत्वपूर्ण चेहरों की जरूरत थी। इसी क्रम में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाने के बाद तारिक मंसूर को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस समुदाय के पिछड़े और पसमानदा वर्ग के नए चेहरों को संगठन और सरकार के साथ साथ संसद में भी जगह दी गई। अब आपको बताते हैं कि कौन है पसमानदा मुस्लिम
जिन पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है और खास तौर से प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो इन्हीं समाज को आगे बढ़ाने का है। पसमानदा मूल तौर पर फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग, यानी कि निचले तबके के मुस्लिम कहलाते हैं पसमानदा। देश की आबादी में 15% मुस्लिम ऊंचे तबके से हैं, बाकी 85% मुस्लिम पसमानदा माने जाते हैं। इनमें कई जातियां हैं, कुंजरे, जुलाहा, धुनिया, कसाई, फकीर, हजाम, मेहतर, ग्वाला, धोबी, लोहार, सिद्दीकी, दर्जी, ये सब पसमानदा मुसलमान हैं और इनकी ज्यादा आबादी भी आपको देखने को मिलेगी और हर क्षेत्र में ये ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। आसान भाषा में समझाएं तो मुस्लिमों का ओबीसी और दलित वर्ग पसमानदा मुस्लिम ही है और इनको लेकर बहुत सी पार्टियों ने राजनीति भी की है, लेकिन वो राजनीति तक ही इन पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर पाए। इन्हीं मुसलमानों को लेकर बीजेपी नई रणनीति तैयार कर रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की पहचान कर रही है बीजेपी। देश के 60 मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है। इन 60 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसी हर लोकसभा सीट पर 5000 मुस्लिम को जोड़ना बीजेपी का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को। बीजेपी ने 14 राज्यों को इसके लिए चुना है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, एमपी, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार इनमें शामिल हैं, क्योंकि यहां के कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेट हैं या मुस्लिम आबादी वहां एक बड़ा फोकस रखती है चुनाव में और उनके मत का जो प्रतिशत है वो वहां जीत हार के प्रतिशत में खुद तब्दील होता है। दरअसल बीजेपी पर हिंदू पार्टी का टैग लगा है और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये चाहती है कि ये टैग हटे, क्योंकि वो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे को कैसे सार्थक किया जाए, यही इस मामले का उद्देश्य है। बीजेपी हमेशा से हिंदुओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन बीजेपी को अब ये टैग हटाना है। बीजेपी अब हर वर्ग की पार्टी बनना चाहती है। 2024 से पहले बीजेपी हिंदू पार्टी की इमेज बदलने की कोशिश कर रही है। यूपी की सारी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। आजमगढ़ और रामपुर में जो जिस तरह की विजय मिली है, खासतौर से विधानसभा में जो बाजी बीजेपी ने यहां मारी है, उससे बीजेपी बहुत खुश है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। इन सीटों ने बीजेपी में उत्साह भर दिया है। अब मुस्लिम वोटर्स को, दूसरे इलाकों के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश में बीजेपी लगी है। बीजेपी पीएम मोदी के बातें मुसलमान तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, इसके लिए मन की बात का उर्दू संस्करण मुस्लिम बाहुल इलाकों में बांटा जाएगा। किताब में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। यह पैठ इसलिए भी बनाना जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए होम ग्राउंड बैटल बहुत जरूरी है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर विस्तार की बहुत ज्यादा गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दिख रही है और राजनीतिक तौर पर ऐसा दिखता भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पार्टी को अपनी पुरानी सीटों पर ही केवल फोकस करना पड़ेगा और उनमें भी यदि विपक्ष का गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी को अपना वोट बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी की भी चाहत है कि अब बीजेपी सबकी पार्टी कहलाए, इसलिए वो खुद नई टीम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री की योजना, कैसे पसमानदा समाज को आगे लाया जाए और जो भारत के विकास की गति है उसमें उस समुदाय को भी जोड़ा जाए जिस समुदाय का एतबार अब तक भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी बनने की कोशिश में है, लेकिन इस समाज का एतबार जीतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और यह कोशिश तब रंगत लाएगी जब मुस्लिम इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जो मतदान हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखें, क्योंकि ऐसा करने पर ही विपक्ष का जो गठबंधन है उसे झटका लगेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसे सार्थक करती नजर आएगी। अब एक दूसरी बड़ी खबर आज की। हिंदी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पर तारीख, हर तारीख पर एक नई तारीख मिलती है। आज हम इसी तारीख और इसके पीछे की कहानी का विश्लेषण करेंगे। आखिर क्यों होती है इंसाफ में देरी? कौन सा राज्य है जहां
मिल रहा है सबसे पहले इंसाफ और कौन सा राज्य है जहां इंसाफ मिलने में हो रही है सबसे ज्यादा देरी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को इंसाफ दिलाने में नंबर 1 राज्य माना गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर। बाकी के आंकड़े आप ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम लोगों में न्याय पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि न्याय अगर आपके पास पहुंचता है और आप उसे महसूस करते हैं कि हमारे साथ न्याय हुआ है, तो आपका न्याय और न्यायपालिका में बहुत भरोसा जगेगा। आखिर भारतीय संविधान यही तो कहता है कि कैसे एक व्यक्ति जो निचले स्तर का हो उसे भी न्याय मिले। और कर्नाटक इस मामले में देश के विभिन्न राज्यों से ज्यादा अव्वल रहा है। कर्नाटक देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ये बताया कि कैसे वो 14वें नंबर स्थान पर था पिछली बार और अब पहले नंबर पर आया है। पंजाब पहले नंबर पर था, वो खिसक कर 14वें नंबर पर चला गया है, जबकि दूसरा स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक न्याय तक सुगम पहुंच प्रदान करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में 4 दक्षिणी भारत से हैं। अच्छी स्थिति वाले टॉप 5 में उत्तर भारत का एकमात्र राज्य गुजरात है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम ने न्याय दिलाने के मामले में पहला स्थान हासिल किया। यह बहुत गौरव की बात है। वहीं मध्य प्रदेश ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और 16वें स्थान से वो 8वें स्थान पर पहुंचा है। लेकिन वहीं राजस्थान की स्थिति बिगड़ी है। राजस्थान 2020 के मुकाबले में 5 स्थान खिसककर 15वें स्थान पर चला गया है। छत्तीसगढ़ 2 स्थान खिसककर 7वें स्थान पर पहले था, 9वें पर पहुंच गया है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्या कारण है कि राज्य न्याय दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में देश की जेलों में 1391 मान्य पदों के मुकाबले केवल 886 ही कर्मचारी थे। मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक 200 कैदियों के लिए जेल में एक सुधारक और 500 कैदियों पर एक मनोवैज्ञानिक अधिकारी का होना बहुत जरूरी होता है। तमिलनाडु और चंडीगढ़ के अलावा कोई भी अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 200 कैदियों पर एक जेल अधिकारी के बेंचमार्क को पूरा करता नहीं नजर आता। वहीं कर्नाटक एक ऐसा मात्र राज्य है जहां कुल जेल कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या 32% है। आखिर अब बात वैसी भी कि आखिर न्याय मिलने में क्यों देरी होती है, और यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस पे दिलचस्पी होगी कि ये जो आंकड़े हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सारे न्याय और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं कि राज्य कैसे वहां पर अव्वल हुए और राज्य कैसे फिसड्डी साबित हुए। अब आप ये जानें कि ये प्रक्रिया जो है इसके तहत न्याय मिलने में कैसे देरी होती है। आप जब भी किसी केस के सिलसिले में कोर्ट जाते हैं तो आपको एक तारीख दी जाती है। या तो जज छुट्टी पर होते हैं, या जज के पास समय नहीं होता, या केसों का अंबार होता है, क्योंकि गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हो रही है, केसों में बढ़ोतरी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज का जिक्र किया है, न्यायिक कमीशन के पास किया है कि जो न्यायालय हैं वो काम के बोझ तले दबे हैं। और आप देखें, रोजाना हर व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आखिरी दरवाजा कोर्ट होता है, इसलिए वहां काम का अंबार है। 2021 के दौरान 1319 जेलों में कैदियों की संख्या 10.8% से बढ़कर 18.1 लाख हो गई, जो पहले 16.3 लाख थी। इसलिए अदालतें अर्जेंट बेल को छोड़कर किसी और मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए मात्र 20,076 जज हैं। इनमें से 22% पद खाली ही हैं। वहीं देश के हाईकोर्ट में 30% से ज्यादा पद खाली हैं। दिसंबर 2022 तक भारत में हर 10 लाख आबादी पर 19 जज थे और 4.8 करोड़ मामले पेंडिंग थे, जबकि 1987 की शुरुआत में विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि एक दशक में हर 10 लाख आबादी पर जजों की संख्या 50 होनी चाहिए, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर इंसाफ के लिए किए जाने वाला खर्च बहुत कम है। 38,028 रुपये प्रति कैदी सालाना औसतन खर्च किया जाता है। 146 रुपए
न्यायपालिका के तरफ से प्रति व्यक्ति खर्च है, तो वहीं पुलिस पर प्रति व्यक्ति 1151 रुपए है। देश में मुफ्त कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति का खर्च मात्र 3.84 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि इसके लिए भारत की 80% आबादी हकदार है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो न्यायालय है और भारतीय संविधान के तहत न्याय का हक सबको है। तो सोचिए कि क्या सबको इंसाफ इतने कम पैसों में मिल सकता है, या हम इंसाफ दिला सकते हैं? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश की जेलों की स्थिति का भी बहुत खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेलों में सिर्फ 22% कैदी ही हैं जिन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा 77% कैदियों के मामलों में फैसला आना शेष है। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व के अधिकतर राज्यों में विचाराधीन कैदियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक विचाराधीन कैदियों की संख्या 2010 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2010 में यह तादाद 2.4 लाख थी, जो 2021 में 4.3 लाख हो गई। 1490 कैदियों को 5 साल से ज्यादा कैद में रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक रखना, हिरासत में रखना इस बात का संकेत है कि केस खत्म होने में काफी समय लग रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बढ़ रहा है। वहीं हर कैदी पर खर्च होने वाला बजट भी बढ़ता है। इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि जेल के हालात कैसे हैं। देश की जेलों में क्षमता से 130% ज्यादा कैदी भरे हुए हैं, जिसमें 77% कैदी विचाराधीन हैं। पुलिस व जनसंख्या अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। मानकों के अनुसार 1 लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। भारत में यह संख्या 152.8 है सिर्फ। अब आपको बताते हैं कि यह रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और उसी के विश्लेषण के लिए हम आपसे सारी बातें साझा कर रहे हैं। 24 महीने की लगातार रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इंसाफ देने वाला सिस्टम कितना कारगर है, इन सब चीजों को देखा जाता है। न्यायपालिका में खाली पद कितने हैं, यह भी देखा जाता है। चारों पिलर्स के लिए कितना बजट है, यह भी देखा जाता है। बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं, मानव संसाधन, कानूनी सहायता, जेलों के हालात कैसे हैं, मानवाधिकार आयोग व पुलिस के कामकाज देखने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन सा राज्य कैसी कानूनी मदद कर रहा है, ये भी देखी जाती है। यूपी की जेलों में 40 साल तक की उम्र के 70% कैदी बंद हैं। इन कैदियों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता भी जाहिर की थी। पीएम ने जेल राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति को दिल्ली बुलाकर 45 मिनट तक मुलाकात की थी। उन्होंने जेल की कैदियों की स्थिति भी जानी थी। पीएम जानना चाहते हैं कि इंसाफ की प्रक्रिया आसान हो। तो ये हमने बात की न्याय और न्यायिक प्रक्रिया की कि किस तरह हमारे राज्यों की न्याय दिलाने की जो पद्धति है वो कहीं अच्छी है, कहीं उतनी अच्छी नहीं है, और खास तौर पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी कारगर है और कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। अब बात एक बड़ी और खबर की, जिसको लेकर अभी की जो राजनीति है वो बहुत गर्म है और आप समझ रहे होंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति है और खास तौर से सावरकर की नीति को लेकर बहुत राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सावरकर नीति बन चुकी है। हालांकि कल तक दिन रात सावरकर को कोसने वाले राहुल गांधी भी अब इस मुद्दे पर खामोश नजर आते हैं। आखिर माजरा क्या है, आप सोच रहे होंगे, तो सारा मामला आपको समझाते हैं, क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति में विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर सिर्फ आपको उसकी जानकारी देती है, विश्लेषण आपको उसके पीछे का पक्ष बताता है। तो हम सावरकर की राजनीति जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हावी है उस पर इस वक्त चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सावरकर को बहुत सम्मान दिया जाता है, ये सब जानते हैं, और सारी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसी के इर्द गिर्द खुद को रखना चाहती हैं। अब उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तो सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, और क्यों ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनसे आगे ना हो जाए, इसलिए उद्धव गुट को लगता है कि ये मौका चूके ना। एनसीपी भी सावरकर का विरोध नहीं करना चाहती और वो भी भारत रत्न मांग रही है। बीजेपी तो हमेशा से ही सावरकर के पक्ष में ही रही है, लेकिन राहुल गांधी पिछले दिनों से सावरकर पर खूब हमले कर रहे थे। संसद की सदस्यता जाने के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और कई बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी यह बात कही जाती रही, इसलिए वो वीर नहीं है। इसलिए राहुल सावरकर पर बार बार टिप्पणी करते रहे। राहुल के इन्हीं बयानों के बाद महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में फूट पड़ने लगी थी, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी कि उन्हें लगा कि अब जनता क्या कहेगी, वो महाराष्ट्र की ही पार्टी है। कल तक हिंदू और सावरकर की बात करने वाले सावरकर पर खामोश हैं, ऐसा आरोप शिवसेना उद्धव गुट पर लग जाता। इसलिए शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से बात की, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। राउत सोनिया गांधी से भी संसद भवन में मिले और तब जाकर कुछ बात बनती दिखाई दी। महाअघाड़ी ने बाहर होने की धमकी भी दे दी। और आपको बताऊं मैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विपक्ष के सांसदों को और नेताओं को अपने घर पर भोज पर आमंत्रित किया था, उसमें भी उद्धव गुट नहीं शामिल हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर उन्हें ऐतराज था। तब जाकर इस मामले में शरद पवार की एंट्री हुई। पवार ने जाकर राहुल को समझाया कि हमारी लड़ाई सावरकर से नहीं है, बीजेपी से है, और आप क्यों सावरकर का अपमान करके मुद्दे से भटक रहे हैं और ये जो पूरा मामला है इसको भी भटका रहे हैं। इसके बाद राहुल ने शरद पवार की बात मानी और सावरकर पर बोलना बंद कर दिया और अपने पुराने सावरकर पर किए गए ट्वीट भी डिलीट कर दिए। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया और वीर सावरकर पर उद्धव गुट वाली शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया। अब आगे का मामला बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर कौन है। 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में सावरकर का जन्म हुआ। मैट्रिक तक की पढ़ाई नासिक के शिवाजी हाई स्कूल में करने के बाद बीए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से की। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए किताब लिखकर 1857 के सैनिक विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया। सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की एक सनसनीखेज पुस्तक रही, जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। सावरकर की इस किताब को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। दुनिया के अकेले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसे दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली। वे ऐसे पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी जमीन पर बंदी बनाने की वजह से मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचा था। दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से किताबें लिखी और कई ऐसी चीजें लिखी जो पढ़ने योग्य हैं। सिर्फ कविताओं को ही नहीं लिखा, बल्कि उन्हें याद भी किया। जब वो जेल से छूटे तो याद की 10,000 पंक्तियों को दोबारा कागज पर लिखा। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वीर सावरकर ने ही राष्ट्रीय ध्वज के बीच धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया था, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी माना था। इंदिरा गांधी ने अपनी चिट्ठी में सावरकर को देश का सपूत बताया था। तो फिर राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनकी इसी राष्ट्रभक्ति पर उन्हें महाराष्ट्र में पूजा जाता है और महाराष्ट्र की सारी सियासत आप देखें सावरकर के इर्द गिर्द घूमती है। सावरकर को महाराष्ट्र में इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान जब करते हैं तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस को चुनौती देनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा था कि सावरकर हमारे लिए भगवान है और कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना चाहती है तो हमारे भगवान का अपमान न करें। हम भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? फिर मैं बताऊं, महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर के मूल्यों और सावरकर के इर्द गिर्द की जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वो एक इमोशनल और सेंटिमेंटल पॉइंट है जिसको महाराष्ट्र के वोटर बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई। बीजेपी सावरकर के अपमान को लेकर शिवसेना को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट, जो मुख्यमंत्री शिंदे का गुट है, उनकी शिवसेना के साथ मिलकर गौरव यात्रा निकाल रही है। और यही नहीं, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को इसमें शामिल होने का न्योता भी दे रही है और कह रही है कि अगर आना चाहते हो तो आप आए, हम टिकट भेजेंगे। एनसीपी इस मुद्दे पर उल्टा बीजेपी को घेर रही है। अब कांग्रेस वहां बैकफुट पर है।
राहुल अब खामोश हैं, लेकिन एनसीपी ने सावरकर पर ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी को शिवसेना को घेरना महंगा पड़ गया है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने कहा है कि सावरकर के मुद्दे पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से शिंदे गुट ये बात कह रहा है कि सावरकर उनके हैं, तो अब भी कोई वक्त आएगा जब भारत रत्न के लिए आप उनका नाम प्रेषित करेंगे। ये बड़ा लाजमी सा सवाल है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अगर आप किसी को मसीहा समझते हैं, बताते हैं, और जैसा उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां कह रही हैं, तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं, ये सवाल है। और भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीपी भी मांग कर रही है, उद्धव पहले से मांग कर रहे थे, और इस मांग का विरोध कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसे भारतीय राजनीति में जिंदा रहना है और महाराष्ट्र की राजनीति करनी है। तो अब ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और वहां भी वो सत्ता में है, तो सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल एनसीपी ही नहीं उद्धव भी कर रहे हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता में एनसीपी ने ये पासा फेंककर एक बार फिर बीजेपी से गेंद छीनने की कोशिश की है। अब बात करते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की। 6 अप्रैल यानी कल बीजेपी की 43वीं स्थापना दिवस होगी और उसे बहुत धूमधाम से मनाए जाने का पूरी तैयारी भी है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन उससे पहले ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी। 1925 में जब आरएसएस बना तो 1950 तक एबीपी जैसी कई संगठन भी बनाए गए, लेकिन राजनीतिक पार्टी वो नहीं बन पाई। फिर 21 अक्टूबर 1991 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई, जो 1977 तक चली। फिर 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई पार्टी राजनीतिक तौर पर जिसकी स्थापना हुई और जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने, वो थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के पक्ष में सहानुभूति की लहर इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई और राजीव गांधी 400 सीटें जीतकर पीएम बन गए। उसके बाद बीजेपी की अटल आडवाणी की जोड़ी, जिसको आप भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट भी समझ सकते हैं, और उस जोड़ी खास तौर से लालकृष्ण आडवाणी जो पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू की और वो रथ यात्रा इतनी कारगर साबित हुई कि बीजेपी को कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। लोगों का झुकाव, लोगों का उनके साथ जुड़ना तब से शुरू हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। देखिए इस पर खास रिपोर्ट, क्योंकि कल उनका स्थापना दिवस है, तो उस पर हमारी ये खास पेशकश है। अटल अडानी के युग के बाद मोदी शाह ने भरी हुंकार, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर बदल दिया इतिहास। देश के इतिहास में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई गैर कांग्रेस सरकार 5 साल निकाल सकती है। बहुमत हासिल करना तो दूर की बात थी, लेकिन वक्त बदला और बदल गए सारे इतिहास। एक बार नहीं, 2 बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पार्टी जिसके कभी 2 एमपी थे, आज उसके पास 303 एमपी हैं। 10 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कल उसी बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस बार का स्थापना दिवस बहुत खास है, क्योंकि अब भगवा पार्टी दक्षिण विजय की हुंकार भर रही है। पीएम मोदी कल स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, 10 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी। एक समय जब 2 सांसद हुआ करते थे, जिसका सफर आ पहुंचा है 303 सदस्यों वाली पार्टी। और अब आगे का मिशन जो 2024 का है, वो इससे भी बड़ा मिशन तय किया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली 8,30,000 बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां पर कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी जो नए भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार वाला कार्यालय है वहां पर होंगे,
तो कई लोग संसद भवन में होंगे, तो कई पुराने वाले जो कार्यालय में होंगे। ऐसे में कल जो स्थापना दिवस है और आगे आने वाले अंबेडकर जयंती तक तमाम तरीके के कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्थापना दिवस के दौरान लगभग पूरे देश के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लक्ष्य 2024 में इस पार्टी को और ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी, इस पार्टी को देश में और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कल एक बार फिर से नई तरीके से नींव रखी जाएगी। 2004 में बीजेपी 138 सीटें जीती, फिर 2009 में 116 सीटें मिली। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर 284 सीट के साथ बीजेपी ने प्रचंड इतिहास रच दिया। मोदी तेरा कमल खिलेगा। और 2019 में फिर इतिहास पलटा और पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर 2 बार लगातार सरकार बनाकर दिखा दिया। 303 सीटें लेकर मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया कि देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है और बीजेपी का दौर अभी भी बाकी है। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की खास रिपोर्ट। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुकाम कैसे हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो प्रमुख बात है वो है जनता के बीच जाना, जनता से जुड़ना। इसमें एक नई चीज जो जुड़ी वो है पन्ना प्रमुख। आपने गुजरात चुनाव देखा होगा और गुजरात चुनाव जीतने का जो सीआर पाटिल का एकमात्र मंतव्य था और जिसको लेकर वो आगे बढ़े वो थे पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख बनाने का जो मकसद है, भारतीय जनता पार्टी बूथ तक के लोगों को पार्टी से जोड़ती है। तमाम बूथ कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर ऊपर के नेताओं के पास होते हैं। ये किसी और पार्टी में इस तरह का संगठन नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बेहतर बात है कि आरएसएस का बैकअप उन्हें हर जगह मिलता है और इस वजह से जो जनता के बीच पैठ है, जो नीतियां हैं, वो बताने में सफल रहती हैं। और शायद इसीलिए आपने समझा होगा कि 2 सीटों वाली पार्टी 333 तक का सफर कैसे तय कर सकती है। 2 सीटों पर पहुंचने के बाद बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को आगे किया था। रथ यात्रा निकाली गई और उसके बाद भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट आया, जिस टर्निंग पॉइंट ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बहुत बड़ी छलांग जो राजनीति में होती है वो दी और जनमानस ने समझा कि ये एक प्रमुख पार्टी विपक्ष की हो सकती है, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस का ही ताना बाना था या फिर थर्ड फ्रंट जैसी चीजें आती थी। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा निकली उसमें जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भावनाओं को पहुंचाने की नींव रखी। अगले 3 साल में लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को एक गुस्सैल आंदोलनकारी पार्टी में तब्दील कर दिया। काफी एग्रेसिव रणनीति तब हुआ करती थी। नतीजा ये रहा कि 1989 में बीजेपी को 85 सीटें आई, यानी पिछली बार से 83 सीट ज्यादा, 2 सीटें थी और 85 आई। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के बाद आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने भी राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के टूटने के बाद बीजेपी की सरकार गिर गई। हालांकि 1991 में 120 लोकसभा सीटें मिली, 1996 में 161 लोकसभा सीट मिली, तब भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी आए, लेकिन 13 दिन के बाद वो सरकार गिर गई क्योंकि वो समर्थन से सरकार थी। फिर एनडीए का गठन हुआ। शिवसेना, समता पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल, एआईडीएम के बीच समझौता होता है और एनडीए बनता है। बीजेपी को 182 सीटें मिली। वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने के बाद जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और 1 वोट से सरकार गिर गई। वो भारतीय राजनीति का एक और टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि कैसे 1 वोट से सरकार गिर सकती है। हालांकि संसद में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का जो उद्बोधन था वो काफी काबिल तारीफ है और भारतीय राजनीति में जब जब सरकार और संसद की गरिमा की चर्चा होगी, वाजपेयी जी का वो वक्तव्य जरूर सामने आएगा। 13 महीने की सरकार में वाजपेयी ने इतिहास रच दिया। सरकार ने परमाणु परीक्षण किया। पहली बार भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। रूस और फ्रांस ने भी उसे समर्थन दिया। 1999 में कारगिल युद्ध की जीत के बाद वाजपेयी की छवि और मजबूत हुई। अब एनडीए 330 सीटों पर पहुंच गई है। 2002 के गोधरा कांड के बाद बीजेपी के भविष्य की नींव तय हो गई और इसे फौरी तौर पर वाजपेयी सरकार का न आना एक परिणाम माने जाने लगा और इंडिया शाइनिंग भी एक उसकी वजह रही। लेकिन
बीजेपी को भविष्य में मजबूत नेता के तौर पर मोदी मिले और इसका परिणाम देखने को मिला। 2004 में बीजेपी 138 सीट जीती, 2009 में 116 सीटें मिली, 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर 283 सीट के साथ बीजेपी ने प्रचंड इतिहास रच दिया। कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कोर्ट के जरिए राम मंदिर निर्माण काम को प्रशस्त करना भी बीजेपी की बड़ी उपलब्धि मानी गई और ये सब इसी टेन्योर में हुआ और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी हाईटेक ही रही, मजबूत भी रही और जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब भी रही और लोगों को भी लगा कि एक मजबूत पार्टी है जिसके पक्ष में जनमानस खड़ा हो सकता है और भारतीय जनमानस एक मजबूत राजनीतिक दल और एक मजबूत राजनेता के पक्ष में खड़ा हुआ।